गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज की आज की इस क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 4 का हम ये लेक्चर नंबर 5 ले रहे हैं और इसमें आज हम 2015 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2015 के पेपर में पूछे गए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हम लास्ट 14 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2011 से 2024 के, जिसमें हम इस चैप्टर के 33 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हमारी 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं और ये अपनी आज की 5वीं क्लास है। और इसके बाद में 2 क्लासें और आएगी इसकी, जिसमें फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हमारी पार्टनरशिप जो है 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे, क्योंकि 3 चैप्टर हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो जरूर से देखें। उसका वीडियो उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक हमारी क्लास 8 बजे और होती है जिसमें हम कंपनी के चैप्टर सॉल्व करते हैं और उसमें भी हमारे कंपनी के जो चैप्टर्स हैं उनकी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास में 2015 का जो पेपर आया था उसमें पहला क्वेश्चन है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। On dissolution of a partnership firm, where and in which side is the balance of provision for bad debts account transferred। ठीक है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है ये। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब फर्म का समापन होता है तो जो आपका बैड डेब्ट्स प्रोविजन होता है उसको कौन से अकाउंट में और किस साइड में अपन ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द बैलेंस ऑफ प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट इज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कि जो हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है वो अगर हमें बैलेंस शीट की असेट साइड में दे रखा हो डेटर्स में से माइनस करके, तो उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो प्रोविजन है आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भी मिल सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि डेटर्स में से माइनस होके असेट्स में ही लिखा हुआ हो, ये हमारे को लायबिलिटीज में से भी माइनस करके दिया हुआ हो सकता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू अ पार्टनर एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ इट। ठीक है, इसकी अपने को जर्नल एंट्रीज भी करनी है। ठीक है, और अपने को जो है किसी पार्टनर को जो पेमेंट करना है उसका अमाउंट भी निकालना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो देखते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आपको दे रखा है, यानी कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस 15,000 अपने को दे रखा है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का प्रॉफिट दे रखा है 35,000। और असेट्स ऑफ द फर्म टेकन ओवर बाय हिम 11,000 अपने को दे रखा है। यानी कि एक पार्टनर है, उसने 11,000 की जो है असेट्स फर्म से ली है, वो अपने को दे रखी है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी पेड टू पार्टनर, यानी पार्टनर को जो अमाउंट पे करना है वो हमें निकालना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पर ये जो है कैपिटल अकाउंट नहीं, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट, रिकवरी अकाउंट गलत लिखा हुआ गया यहाँ पे, ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसमें हिस्सा उसका कितना है 35,000। डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस इसमें से माइनस हो जाएगा। और परचेज असेट्स ऑफ द फर्म 11,000 ये भी माइनस हो जाएगी। यानी कि ये दोनों अमाउंट आप माइनस करेंगे 26,000, तो 9,000 का अमाउंट जो है उस पार्टनर को पे करना होगा। अगर मैं आपको इस चीज को कैपिटल अकाउंट के माध्यम से समझाऊं तो आप इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये मान लीजिए उस पार्टनर का हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा था रियलाइजेशन अकाउंट का, तो रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट किधर आता है, क्रेडिट में। ठीक है, 35,000। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस दे रखा है
डेबिट बैलेंस, वो कहाँ आता है? डेबिट साइड में। कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, बैलेंस बीडी, कितना? 15,000। और कोई पार्टनर ने अगर असेट्स ली है तो वो असेट्स लेने पर कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। अब अपन किसी पार्टनर का ये जो कैपिटल अकाउंट है, इसे अगर अपन क्लोज करते हैं तो क्रेडिट का टोटल हमारा 35 है, और अपन यहां से डेबिट में 26,000 का जो अमाउंट है वो माइनस करेंगे, तो फाइनल पेमेंट बैंक अकाउंट में कितना आएगा? 9,000। यानी कि इस पार्टनर को जो है हमें 9,000 का पेमेंट करना होगा। तो यही बात अपन ने यहाँ पर स्टेटमेंट में निकाली है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट इन रियलाइजेशन अकाउंट 35,000 है, ये प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, और इसमें से दोनों अमाउंट जो है यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। 15,000 का उसका कैपिटल का डेबिट बैलेंस था, और असेट्स जो उसने फॉर्म से लिए वो 11,000 की यहाँ पर माइनस हो जाएगी। तो फाइनल पेमेंट जो होगा पार्टनर को वो 9,000 का हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये सॉल्यूशन यहाँ पर क्लियर हो गया है। इसके बाद में पार्टनर को जो पेमेंट करना है उसकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। पार्टनर्स को पेमेंट करने की एंट्री यहाँ पर बन जाएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें आपसे केवल पेमेंट करने के लिए एंट्री पूछी थी कि जो पार्टनर है उसको कितना अमाउंट पे करना है, एक तो वो निकालना है, और एक उसके लिए अपने को नेसेसरी जर्नल एंट्री बतानी थी, पेमेंट की एंट्री करनी है केवल। ठीक है। और कोई एंट्री यहाँ पर नहीं करनी है। चलिए, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता रखा है, राइट एनी फोर डिस्टिंक्शंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है। तो आपको पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में आपको क्या बताना है? डिस्टिंक्शन बताना है, डिफरेंस बताना है, और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे क्योंकि डिफरेंस वाला क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस, तो 4 डिफरेंसेज अपन से पूछे गए हैं, तो 4 डिफरेंस अपन कैलकुलेट करने के लिए अपन इस तरह से टेबल बनाएंगे, और सबसे ऊपर हम टेबल की यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी का समापन, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी फर्म का समापन। सबसे पहला जो हम यहाँ पर डिस्टिंक्शन बताएंगे या डिफरेंस जो बताएंगे वो मीनिंग के अकॉर्डिंग बताएंगे। ठीक है। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर एनी रीजन कॉन्स्टिट्यूट्स डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। यानी कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड है, उस डीड में अगर किसी भी कारण से कोई भी अगर चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पुरानी पार्टनरशिप जो है वहां पर फिनिश हो गई है, तो इसका अपन बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर साझेदारी फर्म का जो समापन होता है उसका मतलब ये होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म मींस ब्रेक इन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, यानी सभी पार्टनर्स का आपस में जो है आपस में रिलेशन टूट जाता है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर होती है, क्लोजर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी कि जो बिजनेस का फर्म की जो बिजनेस होती है, सॉरी, बिजनेस यहाँ पर जो होता है फर्म का, वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, क्योंकि सभी पार्टनर्स का आपस में एक दूसरे से रिलेशन ब्रेक हो जाता है। और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में कुछ चेंज होता है एग्रीमेंट के अंदर, वहां पे फर्म बंद नहीं होती है। तो दोनों में ये पहला डिफरेंस होता है। इसके बाद में अपन बात करें कंडीशंस कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होने की क्या कंडीशन होती है। तो पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड व्हेन अ पार्टनर एंटर्स, यानी कि जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में आता है, या कोई पुराना पार्टनर फॉर्म से रिटायरमेंट लेता है, या उसकी डेथ हो जाती है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर चेंज हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो पार्टनरशिप है वो टूट जाती है। ठीक है। यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो जाता है। बट द फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय द पार्टनर्स ऑन देयर ऑन वायलेशन और एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी कि इसको इसके लिए अपन एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, कंसेंट। यानी कि सभी पार्टनर की अपनी सहमति से भी, वो अपनी इच्छा से भी फॉर्म को फिनिश कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, या फिर कोर्ट के ऑर्डर से भी उसको समाप्त कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि पार्टनरशिप का जो समापन होता है वो तो किसी पार्टनर के आने पर या जाने पर या प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज होने पर होता है, जबकि
फॉर्म जो कंप्लीटली क्लोज होती है वो या तो साझेदार अपनी पार्टनर जो है अपनी इच्छा से करते हैं या फिर कोर्ट के ऑर्डर पे करते हैं। तो ये सेकंड कंडीशन यहाँ पर आती है। इसके बाद में है बिजनेस कंटिन्यूटी। ठीक है, द फर्म कैन कैरी ऑन बिजनेस इन द सेम नेम इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो जाता है उसके बाद भी बिजनेस क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। ठीक है, जो फर्म का नाम था पहले उसी नाम से फर्म क्या कर सकती है, कंटिन्यू हो सकती है। भाई इसमें क्या होता है ज्यादातर, या तो कोई न्यू पार्टनर फर्म में आता है, सी पार्टनर फर्म में आ जाता है, या फिर मान लीजिए कोई पार्टनर पहले से 3 पार्टनर है और कोई एक पार्टनर फर्म छोड़कर चला जाता है, या मान लीजिए पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले 1:3 था और अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो ये 3 कंडीशन होती है जब पार्टनरशिप टूट जाती है, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज होता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में बिजनेस बंद नहीं होता है, बिजनेस कंटिन्यू चालू रहता है। लेकिन जब फर्म का डिजोल्यूशन हो जाता है और फर्म का जो बिजनेस है वो क्लोज हो जाता है, बिजनेस एक्टिविटीज डू नॉट कंटिन्यू आफ्टर द डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म के डिजोल्यूशन के बाद फर्म की जो एक्टिविटीज है, बिजनेस एक्टिविटीज, वो कंटिन्यू नहीं रहती है। ठीक है, वो क्लोज हो जाती है। तो ये तीसरा डिफरेंस था। चौथा डिफरेंस है आपका टर्मिनेशन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरली एंटल डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को, कि पार्टनरशिप की अगर समाप्ति होती है तो जरूरी नहीं है फर्म की समाप्ति भी हो जाए। ठीक है, पार्टनरशिप अगर एक पार्टनर का अदर पार्टनर से रिलेशन टूटता है तो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर फर्म को कंटिन्यू रख सकते हैं। बट अगर फर्म की समाप्ति हो जाती है, फर्म अगर डिसॉल्व हो जाती है, तो पार्टनर्स का जो रिलेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। फिर वहां पर कोई भी पार्टनर जो है आपस में बिजनेस को कंटिन्यू नहीं रखता है। द पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब फर्म का समापन हो जाता है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली समापन हो जाती है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव कीजिए कि पार्टनरशिप का जो समापन है वो फर्म का समापन नहीं है। बट फर्म का जो समापन है यानी फर्म का जो डिसोल्यूशन है वो पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन होता है। तो ये बात अपने को यहाँ पर बतानी है। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्लियर हो जाता है। और आई थिंक आपको ये तीसरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए इसके बाद में लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:3। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014 वाज एज फॉलोज। ठीक है, पार्टनर्स की बैलेंस शीट दे रखी है, कैश बैलेंस आपको दे रखा है 5,000 का, डेटर्स आपको दे रखे हैं 40,000 के, प्रोविजन आपको दे रखा है 2,000 का। ठीक है, तो 2,000 का प्रोविजन आपको यहाँ दे रखा है, और आपको पता ही है रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाता है। स्टॉक अपने को दे रखा है, मशीनरी अपने को दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग अपने को दे रखी है। ठीक है, 38,000 का हमारा डेटर्स है, स्टॉक 52,000 है, मशीनरी 40,000 है, और लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 65,000 की है। क्रेडिटर्स हमें 18,000 के दे रखे हैं, कैपिटल हमें दे रखी है ए और बी की 60,000 एंड 90,000। 1,50,000 हमें यहाँ पर कैपिटल अकाउंट दे रखा है। एज वाइफ लोन, जो ए है उसकी वाइफ का लोन है, और आपको ये पता होना चाहिए ये आउटसाइडर लोन है, और आउटसाइडर लोन को हम जो है बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो 32,000 ये भी ट्रांसफर हो जाएगा। एक तो 18,000 ट्रांसफर हो जाएगा और एक 32,000 ट्रांसफर हो जाएगा। इधर से आपका डेटर्स ट्रांसफर हो जाएगा 40,000। याद रखना डेटर्स जो ट्रांसफर होगा वो उसकी ओरिजिनल बुक वैल्यू ट्रांसफर होगी। 38 ट्रांसफर मत कर देना, आपको ट्रांसफर 40 करना है। ठीक है, कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में, और प्रोविजन कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। स्टॉक पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, आपका मशीनरी ट्रांसफर हो जाएगा, और लैंड एंड बिल्डिंग भी ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद में अदर इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबाउट डेट, यानी कि पार्टनर जो है फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। असेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज, यानी असेट्स से जो है ये वैल्यू इस तरह से रियलाइज होती है। स्टॉक से हमें जो है 45,000 रिसीव्ड होता है, और मशीनरी से 20% लेस वैल्यू अपने को मिलती है। अब आप देख सकते हैं मशीनरी आपको कितने की दे रखी है, 40,000 की दे रखी है, और 40,000 का 20% 8,000 अपने को कम रिसीव्ड होगा, यानी कि हमें मशीनरी से कितना मिलेगा, 32,000 मिलेगा। डेटर से हमें 35,000 मिलेगा, और आपको जो है लैंड एंड बिल्डिंग से 35,000 मोर बुक
मिलेगा आपको, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 35,000 मोर देन दी बुक वैल्यू। अब आपको जो ये कितने का दे रखा है, 65 का दे रखा है, तो 65 में अपन 35 ऐड कर देंगे, तो यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग से अपने को कितना अमाउंट रिसीव्ड होगा, 1 लाख रुपीज रिसीव्ड हो जाएगा। इसी के साथ क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट द 17,000, क्रेडिटर्स का पेमेंट 17,000 पे करेंगे, और मिस्टर ए टुक द लाइबिलिटी टू पे 13,000 फॉर हिज वाइफ लोन, यानी उसकी जो वाइफ का लोन था 32,000 का, उसका पेमेंट वो 33,000 में करेगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पार्टनर ए ने ली है, ठीक है। तो इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अमाउंटेड 1500, रियलाइजेशन के जो आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो 1500 के दे रखे हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले अपन रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में आप जानते हैं सबसे पहले हम डेटर्स ट्रांसफर करेंगे, स्टॉक ट्रांसफर करेंगे, मशीनरी करेंगे और लैंड एंड बिल्डिंग कर देंगे। जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा था उन सबको अपन यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। प्रोविजन हमारा क्रेडिट में आ जाएगा और क्रेडिटर्स भी हमारे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे। मिसिस एज लोन ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में स्टॉक आपका 45 रिसीव्ड हो रहा है, मशीनरी से आपका 32 आ रहा है, डेटर से आपका 35 आ रहा है, और लैंड एंड बिल्डिंग से 1 लाख रिसीव्ड हो रहा है। तो टोटल असेट्स हमें 2,12,000 रिसीव्ड हो रहा है। क्रेडिटर्स का पेमेंट हम 17,000 कर रहे हैं, और एक्सपेंसेज का पेमेंट हम जो है 1,500 कर रहे हैं। एज कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे, वाइफ का लोन पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली है, 33,000 का वो पेमेंट करेगा। इसके बाद हमारा क्रेडिट का टोटल हो जाएगा 264। इधर से जो आपका दे रखा है क्रेडिट साइड, इन सब का पूरा अपन टोटल कर लेंगे, और इन सब का जब अपन पूरा टोटल करेंगे तो क्रेडिट का हमारा टोटल आ जाएगा 264। इसमें से हम हमारा जो डेबिट का अमाउंट है जितना भी वो माइनस करेंगे, 15,500 का आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, और इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। और हमारे जो रेशो दे रखा था 2:3 दे रखा था, और 2:3 में जो है अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो 6,200 और 9,300। इसी के साथ हमारा ये रियलाइजेशन कंप्लीट होता है, और जहां तक मैं समझता हूं रियलाइजेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद में लेते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपन बाय बैलेंस बीडी दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट का हम प्रॉफिट दिखाएंगे 6,200 और 9,300। रियलाइजेशन मिसेस एज लोन 33,000, यानी कि जो मिसेस ए का लोन था वो हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे 33,000, जो ए ने लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। फिर हमारा क्रेडिट का टोटल हो जाएगा बी का 99,300 और ए का हो जाएगा 99,200। अच्छा, पहले से कोई हमें रिजर्व वगैरह कुछ कुछ दे नहीं रखा है, तो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, देख लो। लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व प्रॉफिट नहीं है और असेट साइड में भी नहीं है, ठीक है ना। तो कैपिटल का हमने जो बैलेंस दे रखा था वो वहां पर शो कर दिया है। और ये जो ए की वाइफ का लोन था वो ए पेमेंट करेगा, तो एंट्री अपन ने बनाई है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो 33,000 का जो अमाउंट है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। ये आपका क्रेडिट का टोटल हो जाता है, और इसी को अपन यहाँ पर कैश पेमेंट में लिख देंगे, टू कैश अकाउंट के नाम से फाइनल पेमेंट 99,200 और 99,300। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कैश अकाउंट की। कैश का ओपनिंग बैलेंस हमें बैलेंस शीट में दे रखा है, असेट साइड में 5,000 का टू बैलेंस बीडी, और असेट्स को रियलाइज करने पर हमें जो रिसीव्ड हुआ था 2,12,000 वो हम यहाँ पर डेबिट में दिखा देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज हमने पेमेंट किए हैं 1,500, और रियलाइजेशन क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ है 17,000, और ए और बी का जो हमने पेमेंट किया है आपको ये यहाँ दिख रहा है 99,200 और 99,300। जैसे ही अपन इसका टोटल लगाएंगे तो दोनों तरफ का हमारा क्या आ जाएगा, टोटल इक्वल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा यहाँ पर कैश अकाउंट कंप्लीट होता है, और इसी के साथ जो है हमारा ये जो पेपर है 2015 का ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप निसंकोच उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहां से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इसी नाम से हमारा जो है गूगल प्ले स्टोर पे हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है।
ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।